हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली द हिंदू में एक आर्टिकल छपी थी रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन डेटा ऑफ फरवरी 2021। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी ने जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो इन्फ्लेशन रेट ये बढ़ी है उसके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल वहां पे लिखा था। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे लगा ये फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके GS3 पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ही डिटेल में मेंशन किया गया था। तो मेनली यहाँ पे देखिए कि जो इन्फ्लेशन डेटा होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे दोनों ही की यहाँ पे कंपैरिजन के बारे में भी देखेंगे। अलग अलग जो चार टाइप्स के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे इन्फ्लेशन जो कि इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का नोट आपको आज हम तक हमारी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी ने जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आती है यहाँ पे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021 इसके बारे में मेंशन किया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर चीजों की महंगाई यहाँ पे बढ़ चुकी है, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, यहाँ पे पेट्रोल के बारे में बात करेंगे, हर चीजों की यहाँ पे महंगाई बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे फरवरी महीने में ये लगभग जो है 4.71% तक जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स ये बढ़ गई है। तो 2018 नवंबर के बाद तो ये काफी ज्यादा ये जो है सेकेंड हाईएस्ट है, यानी कि 2018 नवंबर में ये 4.47 इन्फ्लेशन हुई थी, अभी यहाँ पे 4.71% बढ़ चुकी है। तो इन्फ्लेशन का ये परसेंटेज एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। तो यहां पे मेंशन किया गया है कि जनवरी 2021 में ये जो है 2.03% और फरवरी 2020 में यहां पे ये जो 2.26% थी। तो मेनली इसकी रीजन यही है कि जो भी रोजमर्रा की चीजें जो हम खरीदते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो गई, हम लोग जो पेट्रोल खरीदते हैं, यहाँ पे जो फ्यूल हो गई, पावर हो गई, यहाँ पे उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसके प्राइसेस यहाँ पे बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक्स। तो पेंडेमिक्स की वजह से बहुत ही खासा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसको अगर हम लोग कि ग्राफ के नजर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो रिटेल इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो ये जो है ऑरेंज कलर का जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे देखिए रिटेल इन्फ्लेशन का जनवरी 2020 में ये लगभग 7.59% थी, अभी ये जो है 5.3% है। सेम चीज अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स का आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है 3.52% थी, ये अभी जो है 4.717% तक बढ़ चुकी है यहाँ। सेम चीज अगर फूड इन्फ्लेशन के बारे में हम देखेंगे तो जनवरी 2020 में ये लगभग 13.63% थी, तो ये अभी जो है फिलहाल बढ़ी है जो प्रीवियस टाइम के मुकाबले 3.8%, लेकिन पहले के मुकाबले काफी कम है। और सेम चीजें जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन पहले के मुकाबले यहाँ पे काफी बढ़ी है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखिए कि वी शेपेड ग्रोथ, यानी कि मान लीजिए कि सपोज 3 साल है, 2018, 2019 और 2020। तो 2020 में मान लीजिए कि एक चीज की जो कीमत है, महंगाई है, ये 100 रुपया था और 2019 में ये बढ़ के मान लीजिए कि 80 रुपीज हो गई। फिर क्या हो गया, ये 2020 में ये 80 रुपीज से बढ़ के जो है यहाँ पे ये 90 रुपीज हो गई। तो यहाँ पे जो है 80 से जब 90 बढ़ी होगी तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है उसके हिसाब से इसको कंपेयर किया गया है, नॉट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव। ओके, तो यहां से आपको वी शेपेड जो ग्रोथ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में भी समझ लेते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का मेन कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो जब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचता है तो बीच में जो होलसेल होती है, यानी कि जहां से वो डीलर तक पहुंचती है, यानी कि मैन्युफैक्चरर से जहां तक पहुंचती है, तो वहां पे उसकी जो रेट ऑफ प्राइस है, उसकी जो कीमत है यहाँ पे उसकी
बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जाननी ही चाहिए। एक होते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। तो गवर्नमेंट की जो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी जो है यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं करती है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। और दूसरी बात है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स की ही यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन गुड्स के बारे में डिस्कस होती है, सर्विसेज के बारे में नहीं होती है। गुड्स और सर्विसेज के बारे में दोनों में ही डिस्कशन किया जाता है, दोनों ही इंक्लूडेड होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स के मेन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इन ए नटशेल यही चीजें समझ लिए कि कोई भी गुड्स जो है, जो होलसेल बिजनेस जो अलग अलग बिजनेसेस को सेल करती है, जो प्राइस में सेल करती है, जो मेजरमेंट से सेल करती है, उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। और ये जो प्राइस इंडेक्स कौन पब्लिश करती है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आती है। तो इसको माना जाता है कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर। लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि पब्लिक जो है यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है डायरेक्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स से नहीं खरीदती है। तो डेफिनेटली आपने प्रीवियस ग्राफ में देखा होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमेशा ऊपर रहता है, उसके नीचे होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होती है यहाँ पे, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होती है। तो कंज्यूमर जो है सेम चीज जो है थोड़ी सी महंगाई में उनको खरीदना पड़ता है। अभी क्या हो गया कि 2017 में जो रिवाइज्ड ईयर था, यानी कि जो बेस ईयर है, ये 2004-5 से लेके इसको जो है चेंज किया गया था 2011-12। अभी 2011-12 ये जो चेंज किया है, ये बेस ईयर एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए कि 2004 में आपने कुछ भी प्रोडक्ट, सपोज मान लीजिए कि एक मोबाइल खरीदी होगी, तो उस मोबाइल की कीमत अगर 2004-5 में 5000 रुपीज हुआ थी उस टाइम में, और 2011-12 में ये जो है मोबाइल की कीमत अगर मान लीजिए कि 7500 थी 2011-12 में। तो इस जो साल में जो भी प्रोडक्ट्स थी उसके हिसाब से यहाँ पे जो है इंक्लूडेड किया जाता है उस प्राइस लेवल के हिसाब से। और कभी भी जब बेस ईयर डिफाइन किया जाता है, बहुत सारी चीजें देखा जाता है कि वो एक क्लीन ईयर होने चाहिए, वहां पे कोई भी मॉनसून डेफिसिट नहीं होनी पड़ेगी, कोई भी पेंडेमिक की वजह से, यानी कि 2020 को कभी भी किसी भी इंडिकेटर के लिए बेस ईयर नहीं माना जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे कोरोना का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो चुका था, तो इकोनॉमी जो है डिग्रेडेशन हुई थी, डाउन हुई थी, तो इसके लिए इसको नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट आता है हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जिस रेट से कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो प्राइस जो खरीदते हैं रिटेल बायर से, उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको रिलीज किया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। और इसमें देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होती है, और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूडेड होती है, चाहे वो फूड हो गई, कोई भी प्रोडक्ट हो गई, मेडिकल हो गई, एजुकेशन हो गई, यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो भी आप सर्विसेज लेते हैं सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम करती है। अभी एक चीज देखिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस के कुछ कुछ सब ग्रुप्स भी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जैसे कि हम लोगों ने बेस ईयर समझा था अभी अभी, इसका बेस ईयर है 2012, और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स को यहाँ पे ज्यादातर यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए उसको अडॉप्ट किया था। तो इसके चार अलग अलग जो सब ग्रुप्स है, यानी कि जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसका मतलब क्या है, जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स होती है उनकी अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न होती है। एग्रीकल्चर लेबर जो होती है उनकी कंजम्पशन पैटर्न अलग होती है। रूरल लेबरर्स जो होती है उनकी कंजम्पशन पैटर्न अलग होती है। जो रूरल अर्बन और कंबाइंड होती है ये अलग अलग होती है, जो चार अलग अलग सब ग्रुप्स है। अभी इनमें से ये जो पहले तीन है, ये पहले तीन को कंपाइल कौन करती है? लेबर ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। और लास्ट का जो ये जो है सीपीआई, जो रूरल अर्बन एंड कंबाइंड, इसको कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो मोस्पाई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है। ऐसे छोटे छोटे चीजें आपको हमेशा ही समझनी चाहिए, याद रखना पड़ेगा। किसी भी एंगल में आपको ये काम में आ सकता है, डेफिनेटली ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी ये चीजें। नेक्स्ट हम यहां पे बात करते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का बेसिक सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि राइज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि 2018 में आपने अपने फैमिली के साथ गए थे शॉपिंग में। तो आपने क्या किया कि मूवी थिएटर में गए, आपने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, आपने कहीं पे शॉपिंग की, आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो टोटल आपका जो बिल बना
मान लीजिए कि टोटल उस दिन आपका जो बिल बना था 1000 रुपीज का, और 2020 में जब आपने सेम चीजें की कंजम्पशन की, सेम चीजें आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, मूवी थिएटर गए, आपने प्रोडक्ट्स खरीदा, तो मान लीजिए कि सेम चीजों की जो बिल है ये जो है 1100 रुपया। तो इसमें जो है इन्फ्लेशन को आप कैसे जो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि 1100 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपको जो रिजल्ट आएगा यानी कि 10% का इन्फ्लेशन, यानी कि 2018 में अगर सेम चीजों की अगर कीमत अगर 100 रुपया हुआ होता तो 2020 में इसकी कीमत जो है 110 रुपया होता है, यानी कि 10 रुपया का इन्फ्लेशन, यानी कि कीमत बढ़ी है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के, गुड्स एंड सर्विसेज के। तो इसमें सब कुछ चीजें इंक्लूडेड होती है, गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए कि एवरेज चेंज इन प्राइसेस जो ओवर द टाइम इसको कैलकुलेट किया जाता है तो 10% ये काफी ज्यादा होता है, लेकिन जनरली जो अलग अलग मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ये बोला जाता है कि 2.2 से लेकर 4% की इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हेल्दी होती है, क्योंकि अगर देखिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी तो डिमांड एंड सप्लाई की बैलेंस बिगड़ जाएगी। यहाँ पे डिमांड क्या होगा, डिमांड यहाँ पे कम हो जाती है और उसके हिसाब से सप्लाई नहीं होगी तो देश की इकोनॉमी कम हो जाएगी, यहाँ पे देश की इकोनॉमी सर्कुलेट नहीं होगी। और एक चीज देखिए, इन्फ्लेशन हमेशा ही क्या करती है, कोई भी कंज्यूमर सेट ऑफ कंज्यूमर्स का जो परचेजिंग पावर पे इफेक्ट करती है। तो परचेजिंग पावर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी हो गई 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज में आपके एक बजट आपने बनाना पड़ेगा कि आपने एकोमोडेशन पे कितना खर्चा करेंगे, आप ट्रेवलिंग पे खर्चा कितना करेंगे, फूड एंड एक्सपेंसेस पे कितना खर्चा करेंगे, अदर्स में कितना खर्चा करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि 10% की इन्फ्लेशन हो गई, ये जो है अभी जो है बढ़ के 12,000 का, ये जो भी आप खर्चा पहले करते थे ये 12,000 हो चुका है। तो 2,000 के लिए आपको क्या होगा, 2,000 की चीजों की जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको कम कंज्यूम करनी पड़ेगी, यानी कि परचेजिंग पावर यहाँ पे कम हो गई। तो 10,000 में जितना खर्चा करते थे वो 12,000 के चीजों का आप खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो ये परचेजिंग पावर पर भी इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे यही बोला जाता है कि 2 से लेके 4% की इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए हेल्दी होता है। मॉडरेट इन्फ्लेशन हमेशा ही एक कंट्री की इकोनॉमी के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन डाटा, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में समझा। इन एंड आउट कोशिश किया जितने भी मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस करने के लिए। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।